विजिबिलिटी ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 1-1.5 किलोमीटर ही है यार। ये खुशीनगर तक का है, थोड़ा सा पहले भी दिक्कत ना, जैसे देखा है मैंने फुटानीगंज से 1 किलोमीटर आगे। और गर्मी में तो भाई साहब झिला दिया सी में, पता है दिन में तो वही गर्मी पूरी जून वाली है, सिर्फ सुबह ही शाम दिसंबर है ऐसा लग रहा है। घर के गर्मी में बाहर के वैसे ट्रैफिक हो जाता है तो और ज़्यादा मतलब वन मोर ब्रेक कंप्लीटेड। चलो जी चलो, पता नहीं पैंट में ऐसा लग रहा है कुछ बज रहा था पन्नी टाइप, समझ नहीं आया क्या था। इन्होंने सही किया हुआ है यार, ये पूरा बढ़िया सा वॉल छोटा सा बनाया हुआ है। अपन जुड़ते हैं ऊपर, और भाई थोड़ा सा फिर भी ना, कहने की बात है कि गर्मी है बट फिर भी ना पता मौसम साथ दे रहा है। आप एक बार देखो ऊपर, ज़्यादा इतना धूप का ग्लो नहीं है, ऐसा लग रहा है कि शाम का टाइम हो रखा है। और टाइम अभी कितना हो रहा है 1:40, मतलब 1:30 बज रहा है। तो ये है थोड़ा बस ये है कि थोड़ा अपने राइडिंग गियर्स की वजह से गर्मी हो जाती है तो जो है दिक्कत होती है, फिर पसीना आता है वैसा उस टाइप। ये आ गए मुजफ्फरपुर के आउटर से डाइवर्ट होके दूसरे हाईवे पे। अभी ये सीधा दरभंगा से होते हुए और जाके मिलेगा आगे कौन सा और जगह, एक अररिया तक। तो अभी कहीं हमें सिटी में नहीं जाना, अभी हम ऊपर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके उसी साइड में बढ़ेंगे। भाई साहब सिटी का ट्रैफिक भाई यार ख़तरनाक वाला होता है यार। और ऊपर से मतलब जो उसमें भी चेजिंग चल रही है एक दूसरे की, सोच रहे हो ट्रैफिक में जगह नहीं है पर लोगों की चेजिंग चल रही है आपस में। भाई साहब इंडियन लेवल तो मतलब ट्रैफिक का ना बहुत हाई है भाई, बहुत ज़्यादा। वाटर ब्रेक, बहुत देर से प्यास लग रही थी यार। और बॉटल का पानी तो ठंडा निकला है, ठंडा है मेरे को समझ नहीं इसमें हो गया है कि मैंने तो नॉर्मली भरा था, भाई सब ठंडा पानी निकला, उसमें मज़ा आ गया पी की। मतलब आत्मा ऐसे शांत सी हो गई बिल्कुल। थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन कर रहा था कि अररिया से जो है अररिया से बागडोगरा पड़ता है 130 और अभी बचा है टोटल 300 130 नहीं 170 और अभी बचा है 361। तो यहाँ से अररिया ऑलमोस्ट हमारा वही है 200 कुछ पड़ा। तो टाइम बज रहे हैं दोपहर के 2:30, बिल्कुल आधा दिन जो हमारा निकल गया है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशंस बढ़ानी पड़ेंगी। और इस टाइप का ट्रैफिक पता है काफ़ी जगह सिंगल ऐसे किया हुआ है, इस वजह से ट्रैफिक है। बाकी ऐसा कुछ खास वाला नहीं दिखा मेरे को अब तक कि एक्चुअली में कहीं जाम फंस गया हो। ये इस टाइप के कंस्ट्रक्शन और ऊट पटांग जो सब चल रहा है ना, वो सब दिक्कत कर रहा है। दरभंगा टोल प्लाज़ा, दरभंगा दिखा रहा 37, यहाँ से 37। उसके बाद सीधा पड़ेगा अपना अररिया फोरबीसगंज से होता हुआ। फोरबीस बोलते कि फोर्ब्स बोलते मेरे को नहीं मालूम वैसे, तो फोर्ब्स ही बोलना चाहिए वैसे तो, बट हिंदी में फोरबीसगंज लिखा है।
और मेरे को देखना है इसमें क्या हिट क्या हुआ है, इतना ज़ोर से लगा इतना, और देखता हूँ। इसमें डिफॉर्मेशन तो मेरे को कोई लगा नहीं, पूरा ओके कंडीशन में। वैसे तो कोई कट मेरे को एकदम ऐसा लगा कि मतलब कुछ ऊपर से कुछ बचा, और वैसे तो कुछ अभी डिफॉर्मेशन इसमें लगा नहीं, बट लगा तो जोर से था, पता नहीं हिट हुआ तो क्या हुआ, बच गया। वैसे तो ऐसा ना हो एम्पोचर में बजा, ये भी हो सकता है, एम्पोचर में बोतल बजी हो। अरे इतने गंदे गड्ढे हो रखे हैं रास्ते में, बीचों बीच बंदों को मतलब निकालनी पड़ रही है बचा बचा के। चलो पेट्रोल पंप पे साइड में लगा देती देखने के लिए, करते दोबारा कंटिन्यू। लो दोबारा कर लेते हैं, चढ़ते हैं रोड पे। और शाम का मंजर धीरे धीरे होता जा रहा है, 3 बज गए हैं, 3:10। और मैं हूँ दरभंगा से अभी लगभग 20 किलोमीटर पीछे। भाई सब कुछ पेट्रोल पंप का तो इतना बुरा हाल है कि भाई टाइलिंग का तो मतलब ही नहीं है, मिट्टी में ही लगाओ मिट्टी। और गलती से बारिश हो गई हो भाई साहब, फिर तो कीचड़ और गार वर्ड नाम सुना आपने? गार होती है, फिर कीचड़ नहीं होता। कीचड़ तो छोटी मोटी चीज़ है, जैसा अभी लास्ट स्पीति सीरीज में हमको मनाली पहुँचते पहुँचते कोकसर में मिला था, वैसा पूरी स्पीति में कुछ नहीं हुआ। और जैसे ही वहाँ मनाली पहुँचा बारिश हो गई भाई साहब, पूरे पहले से ही वो रहते मार्किंग ट्रक वगैरह के, और फिर उसमें बारिश हो, ऐसी हालत हो गई थी, जूते भी आधे डूब जा रहे थे उसमें। ये भाई साहब कहीं है फ्लाईओवर के ऊपर, बस ऐसे 2 मिनट रुका था। सुबह से सिर्फ दुनिया भागती हुई देख रहा हूँ, मैं कह रहा 2 मिनट खड़े होकर भी देख लेता हूँ आराम से तसल्ली से। और टाइम हो गया है 3:45, 30 डिग्री। तो शाम है, धीरे धीरे सूरज पीछे आपको इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है बादलों में हल्का हल्का। सो ऐसा कुछ है। और ये तो कोई इनका सरकारी बस अड्डा मेरे को लग रहा है पूरे दरभंगा का। तो अभी दरभंगा की ही जो है बाईपास के ऊपर खड़े हुए हैं। अगर मैप देखना तो मैप देख लेता हूँ, लगाते हैं साइड में और स्टोरी वगैरह करते हैं अपडेट। डिस्टेंस हमारा रह गया है 299 किलोमीटर्स। दरिया पार पड़ता है अररिया, और चलो इसको भी देखते हैं। ऐसा कुछ मौसम है भाई बढ़िया सा। प्लान कुछ ऐसा है कि अभी चेंज हुआ प्लान, और ये डिस्कशन चल रहा है थोड़ा सा। और अभी स्टे बागडोगरा ना करके फॉरबिसगंज चेंज हुआ है। और सो अभी बस लास्ट थोड़ा सन का लाइट आई बची हुई है, तो ड्रोन शॉट ले लेते हैं एक बढ़िया सा। और यहाँ से फॉरबिसगंज लगभग पड़ेगा 1 से 1.5 घंटा। तो वहीं जाके कर लेते हैं। और ताकि ये कल सुबह आगे के लिए जो प्लान है वो मैं ब्लॉग के एंड में बताऊंगा। और उसके लिए थोड़ा अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज़
नहीं तो आगे का जो है अभी जो मैं बता रहा था क्लॉक साइकिल थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है ईस्ट में जब आप जाते हो। सो भी ड्रोन शॉट कैसा लगा कमेंट करके बताना। ड्रोन शॉट अभी जस्ट इसी टाइम का है ये, और बढ़िया मतलब पूरा स्काई भी अच्छा हो रहा था और कलर्स भी अच्छे आ रहे थे। इसके बाद तो सनलाइट मिलती नहीं, तो अभी भी ले लिया गया बढ़िया, और सन का ग्लो भी ज़्यादा नहीं था। तो बस निकल रहे हैं और 4:40 हो गए, 148 किलोमीटर दिखा रहा है वहाँ का। हॉब्सगंज का यहाँ से 148 किलोमीटर बता रहा, तो लगभग कुछ नहीं तो 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा आराम से। तो जल्दी से वहाँ पहुँचते हैं और फिर आगे का जो प्लान मैं आपको बताता हूँ क्या चेंज हुआ और क्या क्या बना है। एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, मेरे सामने वो लाल सूरज दिखा, ये देखो हल्का हल्का। यही नज़ारे जो है नेचर के सबसे बढ़िया आपकी जर्नी को बनाते हैं, जो आप बाय रोड चलते हो और आपको एक जो होता है ना सोल फील, वो वाला कराते हैं। सो इस कुछ नज़ारे के साथ ही दरभंगा को करते हैं अलविदा और बढ़ते हैं अपने अगले सफ़र की ओर और अगले शहर की ओर। चलो जी। मैप डन, ठीक है, सब पैक, हम भी पैक। ओहो, जिप्स, एम्पोचर, पायनियर्स। अब कई बार मैं चाबी छोड़ ही देता हूँ उसमें। चलो भाई, सो ऐसा कुछ है गूगल के हिसाब से तो भाई साहब 3 घंटे दिखा रहे हैं यहाँ के, मतलब पहुँचने का टाइम दिखा रहा है 7:45। तो इसलिए फिर मैंने भी सोचा कि देखो अगर फॉरबिसगंज टच अगर करेंगे तो उसको क्रॉस करना है तो फिर सीधा बागडोगरा ही जाना है, बिकॉज जो अररिया से होता है वो पूरा ये नक्सलवाड़ी से पूरा बागडोगरा, उसके बीच में कोई मतलब आप सोचना ही मत कि कोई स्टे का उसके बीच में आप कर सकते हो। तो उसके कुछ स्पेशल रीजंस हैं। तो इसलिए अगर करना हो आपको कैलकुलेशन जैसा ही बैठे तो या तो अररिया से पहले कर लो, नहीं तो सीधा बागडोगरा सिलीगुड़ी। सेम यही केस अभी मेरे वाले में है। तो बात यह कि अगर ज़्यादा ना, जैसे बागडोगरा करने को तो आराम से हो जाता, मतलब मेरा वहाँ ऑलमोस्ट पहुँचने का टाइम होता 9 या 10 बजे का, 10 मैक्स लगा लो, बंदा खाते पीते सोते 10 बजे जाते हैं। अब फ़र्क क्या पड़ रहा है, क्योंकि हम कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट राइड, तो नॉर्थ ईस्ट राइड में ईस्ट में जब आप मूव करते हो तो जो क्लॉक साइकिल होती है सनसेट और सनराइज़ की, वो शिफ्ट हो जाती है। जैसे दिल्ली में आप अगर हो तो नॉर्मल दिन रहता है 6 से 6 या 7 से 7, वहाँ पे रहता है 3 से 3 या 4 से 4। सनराइज़ भी आपको जल्दी मिलता है और सनसेट भी बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब इस टाइम जैसे यहाँ पे 5 बज रहे हैं अभी, तो वहाँ अंधेरा हो चुका होगा। तो इस कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से। तो और दूसरा रीज़न एक और ये था कि लास्ट टाइम मैंने बागडोगरा विज़िट किया था, तो तब भी मैंने अंधेरे में ही विज़िट किया था, देख नहीं पाया था मैं बागडोगरा सिटी और सिलीगुड़ी। सो मैंने भी खुद सोचा कि एटलीस्ट चलो एक और बढ़िया हो जाएगा कि सुबह बागडोगरा का कुछ बढ़िया शॉट्स हमको मिल जाएंगे वहाँ पे। और अगर चांस हुआ तो कोरोनेशन ब्रिज पड़ता है कहाँ से, जब अगर हम बागडोगरा से या सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाते हैं तो उसके 2 रास्ते हैं, 2 भी नहीं 3 रास्ते हैं।
एक है नामची, एक है बागडोगरा से नामची, सुखिया पोखरिया होता हुआ दार्जिलिंग, एक डायरेक्ट जो करशंग से चढ़ता है, करशंग से दार्जिलिंग, और एक सिलीगुड़ी से चढ़ता है डायरेक्ट गैंगटॉक। तो डायरेक्ट गैंगटॉक वाला कौन सा है वो, जिसमें वाया कोरोनेशन ब्रिज आता है। बहुत पुराने एक आर्किटेक्चर है यहाँ का, मतलब काफ़ी फेमस है। तो उससे आप सीधा गैंगटॉक हिट करते हो, और वो टाइम सेविंग भी है काफ़ी। टैक्सी या डेली एजेंसीज़ वाले उसी से मोस्टली टूरिस्ट को ले जाते हैं। सो वहाँ पे कोरोनेशन ब्रिज पड़ता है। मैं देख रहा हूँ अगर मैप में अगर ऐसा हुआ कि एक थोड़ा सा 1 घंटा भी लग जाए, 1 घंटा अंदर जाके अगर वापस आया जा सके तो उसको ज़रूर टच करेंगे और उसको देख के आएंगे। फॉरबिसगंज 136, अररिया 165। और सड़कें तो भाई माशाअल्लाह, मतलब सड़कें मतलब है तो ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। लास्ट टाइम मैंने किया था इतना बढ़िया था ये। अब इसमें इतने पैचेस लगा दिए ना, इतने पैचेस आपको इसमें भी दिख रहा होगा, अभी इतने पैचेस लगा दिए हैं रिपेयर कर करके। अरे भैया इससे अच्छा तो छील दो भाई, एटलीस्ट बंदा एक माइंडसेट से तो बंदा जा सकता है इससे। मतलब कहीं तोड़ा है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं कुछ किया हुआ भाई साहब, मतलब इतना हेक्टिक हो जाता है ना बंदा, मतलब कंट्रोलिंग के टाइम पे जब बंदा हैंडल कंट्रोल करता है बाइक का, तो बड़ा इरिटेटिंग हो जाता है कि यार एटलीस्ट या तो चलो ऑफ रोड हो तो बंदा ऑफ रोड समझे कि हाँ चलो ऑफ रोड है, बंदा सैडलिंग ही कर ले, कुछ नहीं तो आराम से ऑफ रोड के मन से बैठ जाए। और अगर प्लेन हो तो भैया प्लेन के हिसाब से बंदा क्रूज़ कर ले। अब कहीं गड्ढे हैं, कहीं पैचिंग है, कहीं पे मक्खन है, फिर कहीं टूटा है। इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया। मतलब ये जो गोरखपुर से गोपालगंज से रास्ता टूटना शुरू हुआ था, और भैया इतना सारा मतलब एरिया ख़राब वाला है इसका। तो ठीक है, होता है, एक्सपीरियंस चेंज होते हैं समय समय के साथ, सिटीज़ शहर उनके ढांचे ही बदलते हैं। बट यार ऐसे नहीं यार, ये देखो क्या है ये, मतलब पैचेस लगाए हुए हैं। तो थोड़ा सा इससे भी मैं काफ़ी आज डिस्टर्ब था, एक्चुअल में डिस्टर्ब था। इतना तो मैं मतलब स्पीति और संस्कार किया है मैंने, मेरे को उसमें वो ऑकवर्ड फील नहीं हुआ जितना मतलब मैं चला रहा हूँ गड़ बहुत गंदा बज रहा था, बहुत गंदा बज रहा था। 1-2 बार तो मैंने आपको दिखाया, वो 1-2 जगह हिट भी हुआ। मेरे को ये नहीं पता चला तो वो हिट क्या हुआ है, डैमेज कहीं नहीं है, पर हिट अच्छा खासा हुआ था। और हल्का हल्का सूरज पीछे ढल चुका है, बस रोशनी थोड़ी बहुत रह गई है, जो ग्लो है वो रह गया है। बाकी गोप्रो में तो आपको अच्छा खासा चांदना भी दिख रहा होगा, एक्चुअली ये लाइट बहुत ज़्यादा कैप्चर करता है अच्छी। सो बाकी सूरज ढल चुका है, बस ये लगभग हमको 20 से 25 मिनट का और थोड़ा सा चांदना मिलेगा बस। बाकी रोड में तो ऐसा देखो, अभी भी यहाँ से भी कितना सही है पैच। रोड में ज़्यादा ऐसा कुछ ख़राब वाला नहीं है, यहाँ से आगे रोड सही है। थोड़ा सा अररिया के आगे वाला जो उस टाइम पे अंडर कंस्ट्रक्शन था, मेरे को वो पता नहीं एग्जैक्ट कैसा बना है कैसा नहीं है। कोशी ब्रिज 65 पूर्णिया। और आसमान देखो भाई, आसमान कितना ज़्यादा क्लीन है, मतलब साफ़ है आसमान। सिर्फ हल्के हल्के जो बादल के पैचेस है ना, ये थोड़े बहुत आपको वैसा दिख रहा होगा, बट आसमान इतना क्लीन, इतना जो ब्लू कलर आपको अभी दिखा था थोड़ी देर पहले, तो वो ब्लू कलर प्योर बिल्कुल एकदम साफ़ आसमान है। लास्ट टाइम ही मैंने वीडियो में, मेरे को याद अच्छी तरह, मैंने उसके काफ़ी शॉट्स लिए थे। जो अररिया से आगे पूरा पूरा उन्होंने जो लेन बनाया था, कितना लेन था, शायद 4 लेन या 8 लेन था, इतना सही लग रहा था भाई साहब, वो पूरा क्लीन ब्लू स्काई था। तो मैं एक बार कोशिश करूँगा, अगर वो मिला तो मैं आपको इसमें शेयर करूँगा उसको। नहीं तो आप जाके सिक्किम के दार्जिलिंग से फॉरबिसगंज से गोरखपुर से बागडोगरा वाला एपिसोड आप देख रहे हो, उसमें आपको दिखेगा इतना बढ़िया ब्लू स्काई। तो बढ़िया था वो, याद है मेरे को बहुत हिट किया था, क्योंकि पूरे यहाँ तक के राइड में मेरे को सबसे बढ़िया लैंडस्केप उसी टाइम दिखा था। तो मैं लिटरली उस टाइम अमेज था काफ़ी। वन मोर टोल ऑफ द डे, एंड विच टोल इज दिस, आई डोंट नो। इस पर नाम लिखा होगा वैसे तो उनकी पहचान तो मैंने बस ऐसे ही लोग जानते हैं, पर बोले नाम तो मैंने हार्डली कहीं लिख के देखा है कोई किसी का। हल्के हल्के केले, नारियल ये केले भी है, नारियल भी है, और
चाय पत्ती तो दिखनी कल शुरू होगी, आज तो नहीं, कल शुरू होगी, क्योंकि अभी भी हम बिहार में ही हैं। तो अभी हम बिहार के बॉर्डर पे होंगे आज रात, और कल सुबह से आपको चाय पत्ती के नज़ारे जो ईस्ट के सबसे फेमस जो लैंडस्केप्स होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अभी तो धान गेहूँ बस इसी से काम चलाओ। अभी आप बिहार तक हो तो धान गेहूँ तक ही काम चलाना पड़ेगा। ये देखो कितने बढ़िया पके हुए हैं यार। आपको हल्की सी इंडियन अरोरा स्काई की दिखाऊँ एक, ये देखो ऊपर एक बार आसमान में नज़र मारो, हल्के पिंक पिंक कलर दिख रहे हैं, ये आप इंडियन अरोरा स्काई का इससे काम चलाओ। बाकी कलर्स कितने ज़्यादा सुंदर हैं यार, कितने ज़्यादा सुंदर हैं, लिटरली पिंक कलर। ये देखो लास्ट टाइम मेरे को और एक दो कलर्स भी थे, मेरे को याद नहीं आ रहा, अच्छे अच्छे कलर्स दिखे थे स्काई में। और यही है मतलब साफ़ आसमान होता है तो आपको सनसेट के दौरान जो है अच्छे अच्छे कलर्स देखने को या कॉम्बिनेशन या ऐसा कुछ नज़ारा मिल सकता है देखने को। ये सब मतलब साइंटिफिक फिनोमिना है, तो इसका लाभ उठाओ बढ़िया, जब भी मौका मिले तब देखो। एक बार आप रियर, ये राइट साइड वाले रियर व्यू में देखो, पीछे वाले स्काई के कलर्स कितने अच्छे दिख रहे हैं भाई साहब, पूरा पूरा पिंक हो गया पीछे स्काई। मेरा अभी ध्यान गया, बस ये है कि रोकना पड़ेगा थोड़ा सा दिखाने के लिए, बाकी तो अभी चल रहे हैं तो चल रहे हैं। इधर नीचे लेफ्ट साइड में नीचे ग्रीन ब्राउन और ऊपर पिंक आसमान में ब्लू। रुको यार, मेरा ना पता मन नहीं मान रहा, मैं आपको उतर के दिखाता हूँ। रुको, आपको लगेगा कि यार मतलब क्या नज़ारा है सही में। जस्ट वेट, यहीं लगा लेते हैं। ये देखो भाई साहब, ये नज़ारा है कि नहीं मतलब। और कैमरे में तो ठीक है चलो, बाकी जो नेकेड आई से देखने को मिल रहा है ना भाई साहब, नीचे पूरा ग्रीन ब्राउन, नेचर के कलर्स देखो यार, मतलब जो नेचर बनाता है ना, अमेजिंग यार, अमेजिंग। इसकी एक फ़ोटो तो बनती है भाई साहब, लिटरली यार। चलो चलते हैं, और ऐसे ही नज़ारे अभी तो शुरू हुए हैं। आज तो बस सेकंड डे है, अभी तो हम प्रॉपर ईस्ट में गए नहीं हैं। अभी देखो आप धीरे धीरे नज़ारे कैसे कैसे देखने को मिलते हैं, कैसे कैसे और कैसे कैसे मतलब ये वैसे नहीं है, सरकास्टिक नहीं है, मतलब बढ़िया वाला ही है यार। क्योंकि ईस्ट का नेचर का, लैंडस्केप का, सीनरी का अलग ही मज़ा है। वो मतलब वो ज़मीन ही अलग है भाई साहब। जो कल्चर और जो ट्रेडिशंस जितने सुंदर हमारे ईस्ट में है ना, वो शायद हम उनसे इतना अटैच नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। बट आप कभी इनसे कोशिश करोगे ना फैमिलाइज होने की या फिर जानने की, कभी आपको कुछ को पता भी होगा भाई, बहुत सुंदर चीज़ है यार सही में। मतलब उनका कल्चर इतना ज़्यादा प्यारा है ना, मैं बता रहा हूँ। अंधेरा पूरी तरह हो गया भाई पूरा, और लाइट्स तो हाईवे पे यहाँ पे मेरे को लग रहा है शुरू से भी देखी ही नहीं मैंने इस साइड तो अभी तो एक भी। तो ऑक्स लाइट मैंने खाली येलो मोड में भी चलाई हुई है, बाकी तो देखते हैं। अभी तो 110 किलोमीटर है फॉरबिसगंज, और 5:30 हुआ, 5:30 है तो 5:37 इसमें हो रहा है ना, तो 5:20 समथिंग हुआ। ये कौन सा फूल पारस गांव आया कोई, और हमारा भी समथिंग रह गया 85। यार कुछ बंदों के मुझे डीएम आ रहे थे कि भैया ये बताओ अगर नाइट राइड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ज़रूरी कितनी है। तो यार इसमें देखो मेरा जो मानना है वो ऐसा है, ऐसा कंप्लीट डार्क हो रखा भाई, धुंध से ऊपर वैसा और नीचे सड़क ही सड़क दिख रही है।
तो मेरा ऐसा मानना है कि यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी भी एंगल से तो देखो तो नाइट राइड नहीं करनी चाहिए, ठीक। अब इसके अलग अलग एंगल पे आते हैं। जैसे फर्स्ट अगर एंगल ये माने कि आपको नाइट राइड का शौक़ ही, आपका मतलब एक ड्रीम है कि भाई ये करनी ही करनी है, नाइट राइड का मज़ा अलग एक वो करके देखना है, तो उसमें भी आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस एक बार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं मतलब बहुत रिस्की हो जाता है, आप शुरू में कभी भी एकदम से नाइट राइड करने लगोगे तो अंदाज़ा नहीं पड़ेगा, बिकॉज दिन की ड्राइविंग में और रात की ड्राइविंग में और राइडिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। तो वो अलग चीज़ है, वो तो आप कभी भी किसी के साथ जाके कर सके देख सकते हो। अब आता है कि आप अगर हैबिचुअल हो राइडिंग करने के, मतलब इस ट्रैवलिंग पर्पस से आप करते रहते हो, तो नाइट राइडिंग कितना ज़रूरी है करना। तो उसमें भी देखो, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी आइटनरी है, तो ऐसा मतलब कोई आपको, अब मैं आपको देखो समझाता हूँ कि आपको अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आप जॉब से आए हो या फिर टाइम लेके आए हो, या फिर टाइम की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज आपके पास कि आपको आपकी जो आइटनरी है कोई भी जगह XYZ कोई जगह है, तो आपको वो करनी ही करनी है, वही करके ही जानी है, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो एक बार आप कर सकते हो ट्राई, बट उसमें भी नाइट राइड में क्या होता है, बंदे जल्दी भी खींचते हैं, जल्दी चलो भगाओ भगाओ भगाओ, तो उसमें वो नहीं करना है। फिर अगर नाइट राइड करना है तो आप थोड़ा स्लो करो, डिले होने दो, थोड़ा लेट होने दो, बट आराम से करो। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में भगाए जा रहे हो और बिल्कुल केयरलेसली चलाए जा रहे हो। तो उसमें आप कर सकते हो कि दोबारा टाइम नहीं मिलेगा तो अभी देख के ही आना है। और अगर ये कि भाई आपका वहाँ पे कोई एडवांस बुकिंग आपने की हुई थी, कोई आपने होटल बुक किया था, कोई आपको ऑलरेडी नोन में कोई बंदा है जो काफ़ी वेट कर ही रहा है, और आपके आइटनरी से काफ़ी लैग चल रहे हो, आपको वहाँ पहुँचना था पर ड्यू टू मिस मैनेजमेंट जो सारी चीज़ें हैं उस वजह से आप वो टच नहीं कर पाए पॉइंट, और सनसेट हो गया और अभी भी मोर देन मतलब जो रास्ता है मोर देन 40% अभी रास्ता बचा हुआ है, तो उस केस में करनी पड़ सकती है। इसके अलावा कोई रीज़न ऐसा होगा नहीं कि भाई आपको नाइट राइड करनी ही पड़े टाइप। तो बाकी क्योंकि होता एक्चुअली है ना कि नाइट और डे की राइडिंग में ना बहुत फ़र्क हो जाता है। अरे कहाँ, अरे आंटी, तो कोशिश करो ना करो, अगर आपकी कोई एडवांस बुकिंग या स्टे वगैरह नहीं आपने पहले कहीं उधर लिया हुआ था जो आपने सोचा था उस सेम डे का, तो आप सनसेट के बाद जहाँ भी पहुँच गए हो आप वहाँ पे आराम से करो, और उसके बाद आप कर सकते हो। हाँ, और एक इसमें एंगल क्या आता है कि नाइट राइड, अब जैसे मैं हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे अभी मैं बिल्कुल मेन हाईवे पे हूँ, स्टेट हाईवे पे, बल्कि नेशनल हाईवे पे हूँ। तो यहाँ पे ठीक है, मैं स्लो चला रहा हूँ, मेरे को पता है मेरे को सिर्फ 1 घंटा और लगना है, तो मैं आराम से चला सकता हूँ, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं 1 घंटा आराम से क्रूज़ करते हुए जा सकता हूँ। तो और ये चीज़ गलत तरीके से कहाँ हो जाती है कि आप अब कोई आइसोलेटेड एरिया में हो, आप कोई ऐसे बीहड़ इलाके में हो जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, जैसे राइडिंग की काफ़ी जगह हैं, प्लेसेस हैं। लद्दाख एग्जांपल ले लो चलो, कि आप ऐसे एरिया से शाम को गुज़र रहे हो, आपको पता है कि यार 2 घंटे का रास्ता और है, और आपने जो है टाइम वगैरह जो भी था आपका इधर उधर आपका वेस्ट हो गया, और आपको अब खींचना है और अंधेरा हो चुका है। और पहाड़ों का अंधेरा तो आप जानते हो कितना ज़्यादा खतरनाक होता है, नहीं होता तो एक बार आप किसी से पूछ लेना अगर आपको आइडिया नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ तो रिस्क लेना ही नहीं है। पहाड़ों में तो सनसेट अगर नॉर्मल ज़मीन पर हो रहा है तो वहाँ पर आधे घंटे पहले हो जाता है, तो वहाँ तो आपको पहले ही निकलना है वैसे भी। बाकी ऐसे जैसे हाईवे ठीक है, आपको पता है भाई यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे, कोई भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ठीक है, जनता रात को चल रही है, आपको लग रहा है कि 1 घंटे में मैं अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाऊंगा, तो आप चला सकते हो धीरे धीरे। तो ये सब थोड़े एंगल्स हैं, बाकी सबकी अपनी सोच है, लोग कैसे करते हैं, कैसे करना चाहते हैं। नाइट राइड हो सकता है नाइट से लोग शुरू ही करते हैं, आपने देखा भी होगा काफ़ी राइड्स देखी हुई जिसमें शुरू ही नाइट से किया जाता है, मतलब अर्ली मॉर्निंग वाला नाइट नहीं, टिपिकल नाइट वाली नाइट। तो यही सारे हैं काफ़ी चीज़ें, बट नाइट राइड करना सेफ़ नहीं होता है, और दिन काफ़ी बड़े होते हैं। अगर आप समर में कर रहे हो
हाँ यार, पूरी नाक बंद हो गई। अगर आप समर्स में कर रहे हो तो आपके पास डे लाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें तो कोई चांस ही नहीं बनता कि आप नाइट राइड की ऑप्शन आपको लेना पड़े। और रही बात विंटर्स की, तो विंटर्स में देखो भाई डे लाइट कम होती है, तो हाँ ये है कि आपको वही है कि आइटनरी मिस हो रही है कहीं पे, आपका पूरा प्लान, पूरा शेड्यूल है वो आपका टूट रहा है, तो अगर करनी पड़े तो समझ में आ सकता है। अदरवाइज़ इसको अवॉइड करो और सेफ़ राइड करो जब भी करो। तो यही है बस, मेरा तो मानना तो ऐसा ही है। बाकी मैंने भी कई नाइट राइड की भी है शुरू में, कुछ मजबूरी में करनी पड़ी, जैसा मैंने आपको यही सारे एग्जांपल बताए, मजबूरी में करनी पड़ी हैं। कुछ की ही मैंने, मतलब गलती से मैं ऐसे सिचुएशन में फंस गया था कि मेरे को नाइट राइड करनी ही पड़ी। सो इस टाइप की है। टोल प्लाजा गेट बाय NHAI एक और आया है। ये कौन सा, मेरे को लग रहा है जो नदी यहाँ से गुजर रही है ना, इसी के ऊपर से बना रखा है कि अब रात में कुछ पता ही नहीं लग रहा। अरे भाई बीच में तो नहीं आ रखा कुछ, कोई भी कहीं से बीच में जा रहा। भाई साहब मैं बहुत खौफ में जी रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। चलो भाई साहब, ये है वो नदी है भाई। हाँ सही का अंदाज़ा था मेरा, ये है नदी वाला पुल वो। पर अभी रात है तो कुछ दिखेगा नहीं, बट भाई है अच्छी खासी बड़ी आ रही है भाई। रास्ता जा कर रहा है, कुछ नहीं दिख रहा भाई, चारों तरफ फॉग हो गया, कुछ नहीं दिख रहा है, समझ नहीं रहा रास्ता जा कर रहा है। थोड़ी देर पहले तो आसमान तो दिख रहा था, अब तो आसमान भी नहीं दिख रहा भाई साहब। ये ऐसा नहीं देखा यार पहले, आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। लो भाई आगे फॉरबीसगंज पहुंच गए और अब लगा लिया मैप होटल का। यहाँ से दिखा रहा है 2.2 किलोमीटर सीधा बिल्कुल। तो देखते हैं, लास्ट टाइम तो मैं मेन मार्केट वाले में रुका था किसी में, तो वो मेरे को ज़्यादा खासा भी याद भी नहीं कौन सा था। उसके लिए मुझे खुद अपनी वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी। और अभी ये दिखा रहा है बिल्कुल सीधा और सीधा। चलो बढ़िया, माहौल तो अभी भी यहाँ बना हुआ है, ऐसा नहीं बंद, कुछ कुछ तो बंद है। खाने पीने की खुली हुई है दुकानें। यहाँ से मेन कैंपस स्टार्ट होता है इसका। और फिर भी यार 7:15 ही हुए, ज़्यादा तो नहीं हुआ, 7:15 बजे तक आ गए हैं। पूरा तोड़ा फोड़ा हुआ है भाई, चल क्या रहा है, बना रहे हैं कि तोड़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। यहाँ से भाई होटल बालाजी इंटरनेशनल करके प्रॉपर्टी आ गए हैं और बाइक की पार्किंग अलग है और तीसरी मंजिल पे है रूम जो भाई रखे हुए लगे हेल्प के लिए था। ये तो फर्स्ट थी, ये भी ठीक है। सो भाई व्लॉग हैंड करने का टाइम आ गया है और अभी लगभग बज रहे हैं 10:15 हो रहे हैं और सब कुछ नहा धो के और खाना खा के, खाना मैंने मंगा लिया था वहाँ पे रख दिया। वैसे तो खाने में सिंपल एक मशरूम और रोटी मंगाई थी, ज़्यादा कुछ मंगाई नहीं और ज़्यादा हैवी मैं डाइट वैसे ले नहीं रहा अभी। सो अभी मैंने स्टे किया है फॉरबीसगंज में होटल बालाजी इंटरनेशनल। सो काफ़ी ठीक रेट में पड़ गया, लगभग 1800 समथिंग में पड़ गया मेरे को ये। और लगभग 7:15 बजे मैं यहाँ पर पहुँच गया था और आज का डिस्टेंस हमारा जो रहा है वो गोरखपुर से फॉरबीसगंज 472 किलोमीटर हमने किया आज। नॉर्मल था, ज़्यादा हेक्टिक कुछ था नहीं, बस सिंपल हाईवेज थे, वो आपने पूरा व्लॉग देख ही लिया। सो आज का ऐसे ही है और डे 2 यहीं पे नॉर्थ ईस्ट सीरीज़ का जो है यहीं ख़त्म होता है और कल करेंगे हम डे 3
और ये जो प्लान है जो चेंज हुआ आज का, वैसे जो प्लान पहले था वो था बागडोगरा रुकने का, वो इसलिए चेंज हुआ। उसका रीज़न ये रहा कि जैसे हम जैसे जैसे नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते जा रहे हैं तो जो सनसेट और सनराइज़ की साइकिल है वो अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट होती जाती है। तो उसको और स्लीप साइकिल को मैच करने के लिए, क्योंकि आज भी अगर मैं बागडोगरा पहुंच रहा था तो लगभग 9:30-10 बजे के बाद ही पहुंच रहा था, तो वो थोड़ा सिंक करने के लिए हमने आज का ये स्टॉप ऐड कर दिया। और बाकी रियलिटी बेस्ड टाइम अलग है, आइटनरी जैसे बना रखी है और जैसे हम रियल टाइम में चल रहे हैं वो टोटली अलग चल रहा है। सो देखते हैं जैसा रहा, ज़्यादा हेक्टिक करेंगे नहीं, बिल्कुल एंजॉय करते हुए चलेंगे, नॉर्थ ईस्ट आपको दिखाते हुए चलेंगे बढ़िया। और यही है, बाकी सब कुछ अभी गैजेट्स वगैरह चार्ज में लगे हुए हैं और अभी डाटा बैकअप भी लगा रहा हूँ साथ साथ। और फिर कल सुबह प्लान जल्दी है निकलने का, लगभग मैं सोच रहा हूँ 4 या 4:30 बजे निकल जाऊँ मैक्स, क्योंकि गुवाहाटी में 4:30 बजे के या 4 बजे के बाद मतलब हमें सन नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे रात हो ही जाएगी। और लगभग कल का जो प्लान है वो है फोरबीसगंज से गुवाहाटी अभी तक का, जो रियलिटी में होगा वो चीज़ अलग है, बाकी अभी तक की यही प्लान है। तो देखते हैं, फिर भी अगर ज़्यादा रात ना हो तो हमें यहाँ से जल्दी चलना ही पड़ेगा एनी हाउ। सो बाकी सामान वगैरह ये पूरा यहाँ फैला हुआ पड़ा सब कुछ, और बाकी बस यही है अपडेट। तो बाकी भाई जो चैनल पर पहली बार आओ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपने पुरानी सीरीज़ लद्दाख की और मेरी जो ईस्ट वाली सीरीज़ है वो नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखना, और इस वाली सीरीज़ को पूरा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बिकॉज ऐसी एडवेंचरस जो राइड्स हैं वो यहाँ पे मैं करता रहता हूँ आप लोगों के लिए। सो यही है, बाकी करते हैं व्लॉग एंड और मिलते हैं कल सुबह डे 3 नॉर्थ ईस्ट सीरीज़। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।